गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हालचाल आप लोगों के। हाँ जी, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एनालिटिकल प्रोसीजर पर हमारी बात को स्टार्ट कर चुके थे और बेसिक्स हम लोगों ने एनालिटिकल प्रोसीजर के कर लिए थे कि क्या कुछ वहां पर मीनिंग क्या रहेगा, उसका प्लॉजिबल रिलेशनशिप रहेगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में, मेन एलिमेंट्स में कंपैरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, ये हम लोगों ने बात कर ली, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये सारी हमारी बात हो गई थी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमारी बात हो गई कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस अपने को इकट्ठा करना है और एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड मदद कर देता है कि भाई ओवरऑल कंक्लूजन कैसे निकालोगे। लेकिन जब हम लोगों ने टाइमिंग्स पे बात किया तो हमने कहा प्लानिंग फेज पे भी काम आएगा एज वेल एज ये टेस्टिंग फेज पे भी काम आने वाला है। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बराबर। अब हमारे पास में जो अगला टॉपिक है, आगे जो टॉपिक बढ़ता है वो है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आइए इसके ऊपर मेनली बात करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, द ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर एट द असर्शन लेवल मे बी टेस्ट ऑफ डिटेल। अब हम लोग को पता है कि भाई हम लोग जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा चुके होते हैं तो उसके बाद में अगला स्टेप हमारे पास में एग्जैक्टली यही आता है कि हमको अभी करना चाहिए वेदर एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, बराबर। तो टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या फिर कॉम्बिनेशन, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। द डिसीजन अबाउट विच ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म इंक्लूडिंग वेदर टू यूज सब्सटेंटिव इज बेस्ड ऑन द ऑडिटर जजमेंट। बट ऑब्वियस है कि ये ऑडिटर के जजमेंट पर डिपेंड करेगा कि अभी वो क्या चाहता है। क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से काम हो जाएगा या टेस्ट ऑफ डिटेल लगाना है या दोनों का कॉम्बिनेशन उसको चाहिएगा, ये सब चीजों पर डिपेंड करेगा ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर, बराबर से। बहुत सिंपल सी बात हमारी लिखी है। तो आइए अब वो फैक्टर्स कौन से हैं अगर हम ये सोच रहे हैं कि भी हमको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, तो इसके लिए फैक्टर्स कौन से हैं जो इफेक्ट करेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए, फैक्टर का जो पॉइंट है वो एग्जाम के हिसाब से एक बढ़िया पॉइंट हो सकता है। फिर से आपको मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम के हिसाब से एक अच्छे पॉइंट के अंदर ही कवर हो सकता है। तो ये अपने को जरूर यहाँ से पढ़ करके जाना चाहिए। जी हाँ, बराबर। तो इसको आप लोग जरूर अच्छा पॉइंट समझ करके तैयार करके जाएंगे। तो फैक्टर्स के अंदर नंबर 1 पे हमारे पास में आया अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैं कंपैरिजंस कर रहा हूं कि मैं करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहा हूं, मैं बजट से कंपेयर कर रहा हूं, मैं अदर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहा हूं, तो मेरे पास में डेटा तो होने चाहिए ना। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड रिलेवेंट डेटा, जिससे मैं ये प्रोसीजर काम में ले सकता हूं। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल पॉइंट हो गया आपको के लिए कि डेटा कितना अवेलेबल है मेरे पास में, मैं कंपेरिजन कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा भाई, लेकिन डेटा तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर मेरे पास डेटा है तभी मैं ये यूज कर पाऊंगा। तो आपका पहला पॉइंट तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। सेकेंड नंबर पे आता है डिसएग्रीगेशन। द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन कितना है अवेलेबल डेटा के अंदर कैन डायरेक्टली इफेक्ट द डिग्री ऑफ इट यूजफुलनेस। बच्चों समझिएगा, डिसएग्रीगेशन का मतलब होता है, एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा करना, तो डिसएग्रीगेशन का मतलब टुकड़े करना, अलग अलग करना। तो सवाल मेरे पास में यहाँ बहुत सीधा सीधा सा है, कोई भी ऐसा आइटम जो जितना ज्यादा डिसएग्रीगेट हो सकता है, जितना ज्यादा उसका रिलेशनशिप अलग अलग चीजों से रहेगा, उतना ही उस पर मैं ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता हूं, बराबर से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हम एक सेल्स की ही बात कर लें, तो अब सेल में कितनी चीजें, हम लोग कैश सेल्स की बात कर सकते हैं, हम लोग क्रेडिट सेल की बात कर सकते हैं, इसका कनेक्शन डेटर से हो सकता है, इसका कनेक्शन जीपी से हो सकता है, बराबर से, टर्नओवर से हो सकता है। कहने का मतलब मेरा आप लोगों से बहुत सीधा सीधा सा हो गया कि अकेले एक सेल के इतने सारे डिसएग्रीगेशन है ना। आज रिलेशन अगर निकालना हो तो सेल डेटर रेशियो मेरा हो गया, बराबर से, मेरा जीपी रेशियो जीपी अपॉन सेल इंटू 100, एनपी रेशियो एनपी अपॉन सेल इंटू 100। तो इतनी सारी चीजें हैं। सेल एक ऐसा आप कह सकते हो कंटेंट हो गया, एक ऐसा आइटम हो गया, एक ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया जिसके बहुत सारे डिसएग्रीगेशन किए जा सकते हैं, जिसके बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं, जो बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्टेड हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा अच्छा है कि मैं लगा सकता हूँ एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो डेटा कितना अवेलेबल है, डिसएग्रीगेशन क्या है, ये मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सेम बच्चों, अकाउंट का टाइप एंड सोर्स। अब अकाउंट टाइप, अकाउंट जो है उसका नेचर किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ अकाउंट देन फॉर अदर्स। जैसे इनकम स्टेटमेंट होते हैं बच्चों, जैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी चीजें हम लोग लिख रहे हैं,
वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल है इन कंपैरिजन बैलेंस शीट के आइटम, है ना। अब अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सैलरी का, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता था पिछले सालों के हिसाब से कि सैलरी कितना होगा। तो अच्छा, रूम मान लीजिए होटल का ऑडिट कर रहा हूं, तो पिछले सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूं कि इतने रूम ऑक्यूपाई रहेंगे, इतना रेंट आ सकता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और इनकम स्टेटमेंट में आने वाली जो चीजें हैं, पीएनएल में आने वाली जो चीजें हैं, उनका प्रिडिक्शन ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो। तो इस वजह से इन्होंने लिखा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट टेंड टू बी मोर प्रेडिक्टेबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड। कि भाई इतने टाइम का इतना लगा है तो इसमें इतना लगना चाहिए। आज अगर मुझे प्रेडिक्शन निकालना है प्रोविजन फॉर बैड डेट का, तो मैं पिछले साल के अपने डेटा के हिसाब से निकाल सकता हूँ, सिमिलर इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से निकाल सकता हूँ, है ना। आफ्टर सेल सर्विस का अगर कोई मोटर कंपनी प्रोडक्शन निकालना चाह रहा है ऑडिटर उसका, तो बहुत आराम से सिमिलर इंडस्ट्री के हिसाब से कर सकता है। जबकि बैलेंस शीट के जो आइटम होते हैं बच्चों, उनमें थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैलेंस शीट के आइटम्स के ऊपर हम लगाते ही नहीं, हम डेटर्स वगैरह पे लगाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के जो अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और काफी कुछ इसमें मैनेजमेंट का जजमेंट भी काम कर जाता है। इस वजह से बच्चों यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लगेंगे ही नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई इधर थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कितना, डिसएग्रीगेशन कितना, अकाउंट टाइप कितना। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए, सोर्सेज, इंफॉर्मेशन का सोर्सेज, बराबर। देखिएगा मजेदार पॉइंट है, इजी पॉइंट है। सम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन टेंड टू बी मोर प्रेडिक्टेबल, ये अगले वाले पॉइंट की तरह से हो गया, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस सिमिलर ट्रांजैक्शन। बच्चों रूटीन वाली चीजें, याद है आपको मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज रिपीटेटिव नेचर की है, जब अपन लोग सैम्पलिंग कर रहे थे तब भी मैंने आपको कहा था, तो उस पर प्रेडिक्शन निकालना ज्यादा आसान है ना। इन कंपैरिजन की जो चीजें एब्नॉर्मल है, कभी कभार होने वाली है, नॉन रूटीन वाली चीजें हैं, उनमें ये चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कहने का मतलब बच्चों मेरा सोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन का सोर्स। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो पहली चीज तो स्टार्टिंग में अपन पढ़ चुके, रिलायबल और रिलेवेंट है। सेकेंड नंबर बच्चों, अगर वो रूटीन नेचर का सोर्स है, जहां लगातार, आज जैसे सैलरी है रूटीन नेचर का काम है, टेलीफोन एक्सपेंडिचर है रूटीन नेचर का, इलेक्ट्रिसिटी है रूटीन नेचर का काम है, परचेज काफी कुछ रूटीन है। लेकिन अगर कोई एसेट का सेल किया है तो ये रूटीन नेचर का नहीं है। यहाँ पे मैं अगर सोचूं कि सब्सिडेंटिव प्रोसीजर लगा लूं तो काम नहीं चलेगा बच्चों, यहाँ पे मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल ही लगाना पड़ेगा। तो वेरियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एज नॉन रूटीन आर ऑफन सब्जेक्ट टू द मैनेजमेंट जजमेंट, और इसीलिए उसका प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, पिछले साल से कंपैरिजन या रिलेशनशिप या प्रेडिक्शंस। तो जहां पे प्रेडिक्शन के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे, जहां पे सोर्सेज ऐसा हमारे पास में नहीं है, तो ये चीज हम लोग मुश्किल से कर पाएंगे। अच्छा, अगला पॉइंट तो एग्जैक्टली अपन ने इसी पे डाल दिया बच्चों, प्रेडिक्टेबिलिटी। सेम पॉइंट उसी तरह का, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर मोर एप्रोप्रिएट व्हेन एन अकाउंट बैलेंस या रिलेशनशिप जो है दो चीजों के बीच की, वो प्रिडिक्टेबल हो कि भाई इतनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल के बीच में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इतना % होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल और कैश रिसिप्ट अगर हमारे पास में है, तो कहने का मतलब है इतना सेल है, इतना प्रॉफिट का मार्जिन है, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतना कॉस्ट ऑफ सेल लगा होगा, बराबर से बच्चों, सिंपल है। एक और चीज आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेल कमीशन दे रखा है, सेल का कमीशन और परसेंटेज दे रखे हैं, हम सेल के ऊपर 5% का कमीशन देते हैं बच्चों, इस बेस पे हम प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं कि सेल इतना रहा होगा। अगर उतना सेल हमको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ भाई सही सही रिकॉर्ड किया है, पर नहीं दिख रहा है तो हमको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और आपको दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए। तो कई सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो प्रेडिक्टेबल है ना। तो अब प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप इज वन दैट में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू ओवर टाइम। तो आपको सोर्स वाला और प्रेडिक्शन वाला पॉइंट बहुत कुछ एक जैसा दिखेगा, लेकिन मैटर आप लोग देख सकते हैं कुछ हम लोग अलग यहाँ पे कर सकते हैं। वहां हमने ले लिया रूटीन और नॉन रूटीन नेचर के वर्क हो गए। यहाँ हमारे पास में हो गया कि दो लोगों के बीच में अगर रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है तो वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहेगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं। अब बच्चे लोगों, लास्ट पॉइंट फैक्टर का जो आ रहा है वो है इनहेरेंट रिस्क, या जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट कैन गो रॉन्ग। सर इसमें क्या है, when we are designing audit procedure to understand बच्चों what can go wrong का ये दूसरा नाम है inherent risk कितना है ना। अब inherent risk का जो पॉइंट है वो हम लोग जानते हैं ट्रांजैक्शन के नेचर पर, एंटिटी के नेचर पर डिपेंड करता है, पहले से अपन पढ़ गया inherent limitations। तो
we consider the nature of the risk of material misstatement in order to determine if substantive procedure can be used to obtain audit evidences। बच्चों हमको देखना पड़ेगा इनहेरेंट रिस्क कितना है। अगर एंटिटी का या ट्रांजेक्शन का नेचर ही ऐसा है जहां पे रिस्क है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, ये वर्ड अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वैसे तो चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है, लेकिन इन जनरल भी ऐसी रिस्क जिसको कवर नहीं किया जा सकता, जो इनबिल्ट है, जिसको हम सुधार नहीं सकते, वो इनहेरेंट है ना। तो व्हेन इनहेरेंट रिस्क बच्चों हाई है, वी मे डिजाइन टेस्ट ऑफ डिटेल टू एड्रेस द हायर इनहेरेंट रिस्क। बच्चों वहां प्रेडिक्शन काम नहीं आएंगे। अगर हमको लगता है कि एंटिटी का नेचर ही ऐसा है जहां पे ट्रांजैक्शंस के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, फ्रॉड के चांसेस बनेंगे, वहां प्रेडिक्टिव चीज निकालने के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया है कि टेस्ट ऑफ डिटेल किया जाए, है ना। When significant risks have been identified, audit evidences obtained solely from the substantive analytical procedure is unlikely to be sufficient। वही हो गया बच्चों, जहां पे रिस्क को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उस केस में सबस्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अगर अकेले आप लगाते हो तो कई बार वो ज्यादा सफिशिएंट नहीं रहेगा। दोनों के कॉम्बिनेशन को बना करके आपको काम में लेना चाहिए। तो अगेन इस फैक्टर को भी आप रिस्क फैक्टर के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो अकेले सबस्टेंटिव प्रोसीजर लगाने की जगह पे ज्यादा सही है कि आप टेस्ट ऑफ डिटेल को भी साथ में लेकर के चलें, तभी हम प्रॉपर रिजल्ट निकाल करके ले आएंगे, है ना। तो बच्चे लोगों सिंपली आपके पॉइंट्स हो गए, फैक्टर्स पे क्वेश्चन बन सकता है अलग से, तो याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास में डिसएग्रीगेशन है कि कितना कोई आइटम का डिवीजन हो सकता है, कितना वो किसके साथ कनेक्टेड हो सकता है। नाउ अकाउंट का टाइप आ गया। इनकम स्टेटमेंट जो हमारे पीएनएल के हैं वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल है इन कंपैरिजन बैलेंस शीट के आइटम्स। सोर्सेज हमने देख लिया, एक तो रिलायबल सोर्स से अगर इंफॉर्मेशन आ रही है तो ज्यादा बढ़िया है। रूटीन इंफॉर्मेशन आ रही है या नॉन रूटीन वाली है, क्या सोर्स है उस पर डिपेंड करेगा। प्रेडिक्शन अगर ज्यादा मैं लगा सकता हूँ किसी इंफॉर्मेशन पे तो मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना चाहिए। प्रेडिक्शन नहीं निकाल सकते हैं तो आपको दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लेने चाहिए, ठीक है। रिस्क फैक्टर इनहेरेंट रिस्क अगर बहुत ज्यादा है तो बेटर है कि टेस्ट ऑफ डिटेल यूज किया जाए, लेकिन जहां पे रिस्क कम है, बराबर से सिग्निफाई हो सकती है रिस्क कम है, और वहां पे मैं सबस्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर सकता हूं। बच्चों आपको ध्यान में रखना है, बराबर से खत्म हो गया। अब इसी तरह का अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास में आता है बच्चे लोगों, वो है टेक्निक्स। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादातर इसी वजह से जाने जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसको स्टूडेंट जो है वो पक्के पक्के से करके जाता है। हाँ जी, बस कुछ पॉइंट्स हमारे पास में इसमें होता है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसको आप देखें पहले। टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और उन टेक्निक्स में सबसे पहले नंबर पर आ रहा है बच्चों आपके पास में ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड चेक करना है। अब बहुत सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, ट्रेंड चेक करेंगे। सर ट्रेंड कैसे चेक होता है बच्चों? पिछले साल से कंपैरिजन करो, ट्रेंड चेक करो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सैलरी वाला एग्जांपल दिया था। अब कॉमनली यूज टेक्निक इज द कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा विथ द प्रायर पीरियड बैलेंसेस, है ना, और विद द ट्रेंड इन 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंसेस। तो हमने क्या किया कि भाई अगर हम 2021 का ऑडिट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1920 ले लिया हमने पिछले साल, 18-19 ले लिया, पिछले 1-2 साल हो गए, पिछले 5 साल भी हो सकते हैं। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि जो भी चीज हम चेक कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रही है या डिक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर जा रही है। उसके बेस पे हमने करंट ईयर का एक प्रेडिक्शन निकाला और उसको चेक करके देख लिया कि कहाँ कुछ गड़बड़ है। तो प्रीवियस ईयर से आपको कंपैरिजंस करना है यहाँ पे। इवैल्यूएट वेदर द करंट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट मूव्स इन लाइन विद द ट्रेंड। भाई उसी ट्रेंड के अंदर अगर वो मूव कर रहा है तब तो ओके, सब कुछ सुटेबल है, और उसी अगर लाइन में मूव नहीं कर रहा है, जैसे आपको कल मैंने बोला था भी मेरे हिसाब से सैलरी इतना आना चाहिए और अगर इतना बड़ा अमाउंट आ रहा है तो मतलब कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है, तो मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। सर रेशियोज में क्या होता है बच्चों? रेशियोज में हम रिलेशनशिप सेट करते हैं यूजफुल फॉर एनालिसिंग एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सबके लिए काम में आता है। An individual balance sheet account is difficult to predict on its own। कई बार बच्चों अब इस साल डेटर कितने थे और पिछले साल कितने थे, कई बार उसको चेक करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप रेशियो में कन्वर्ट कर देते हो कि भाई हाँ आपने मान लीजिए सेल टर्नओवर रेशियो निकाल लिया, तो उसको कंपेयर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बट इज रिलेशनशिप टू अनदर अकाउंट इज ऑफन मोर प्रेडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल यही वाला जो मैं आपको कह रहा था, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल, ये ज्यादा ठीक है। भाई
एक में कंपेयर करो इस साल के डेटर कितने, पिछले साल के डेटर कितने, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि पिछले सालों में इतनी सेल पे इतने डेटर थे, मतलब इतना हम क्रेडिट सेल करते हैं, इस साल कितना किया, अगर ये कंपैरिजन करें तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों रेशियोज निकालते हैं, जीपी रेशियो हो गया, आपका सेल टर्नओवर रेशियो हो गया, बराबर, एनपी रेशियो हो गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया, भर के रेशियोज है, आप एफएम में पढ़ते हो आप, है ना। रेशियो कैन ऑल्सो बी कंपेयर ओवर अ टाइम टू द रेशियो ऑफ सेपरेट एंटिटीज विद इन द ग्रुप, या सेम इंडस्ट्री के दूसरे से भी आप लोग कंपेयर कर सकते हो इसमें। तो अब कई लोगों का डाउट रहता है कि सर ट्रेंड और रेशियो में डिफरेंस क्या है। सर यहाँ पे भी आप प्रायर पीरियड बैलेंस से कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे भी वही कर रहे हो, बच्चों सिंपल एक फर्क है, ट्रेड एनालिसिस में हम डायरेक्ट अमाउंट को कंपेयर कर देते हैं पिछले सालों से, सीधा अमाउंट कंपेयर कर देते हैं, जबकि रेशियोज में हम पहले रेशियो निकालते हैं ताकि दो ट्रांजेक्शन के बीच का एक रिलेशन सेट हो जाए और उसके बाद उसको पिछले सालों से और सिमिलर इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। ये बस दोनों में फर्क है और कुछ भी नहीं, क्योंकि कई चीजें डायरेक्ट अमाउंट कंपेयर करना, ट्रेंड चेक करना वो सही नहीं रहता है। क्योंकि पिछले साल इतने डेटर थे तो इस साल कितने थे, इस साल कितने थे, इस साल कितने थे, ज्यादा बेटर है कि आप उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट को डायरेक्ट कंपैरिजन करने की जगह पे बेटर है कि आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करके कंपेयर करो, तो ज्यादा सुटेबल तरीके से रिजल्ट निकल करके आएंगे। तो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर, बात समझ में आया आपको मेरा। तीसरे नंबर पे बच्चों, तीसरा टेक्निक, तीसरा मेथड हमारे पास में है रीजनेबलनेस टेस्ट। सर ये क्या होता है? अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस जो ऊपर अपन ने पढ़ा, दिस एनालिटिकल प्रोसीजर डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट और प्रायर पीरियड। क्या बात है भाई, ये प्रायर पीरियड के ऊपर भरोसा नहीं करता है ना, बट अपॉन नॉन फाइनेंशियल डेटास फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडरेशन, है ना। ये कहता है कि भाई रीजनेबलनेस कितना है, कि इतने रूम अगर फिल है बच्चों, जो रीजनेबलनेस टेस्ट का एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था, आपको याद आया? मैंने कहा था 1000 एम्प्लॉइज मेरे पास में हैं, हर एक का ऑन एन एवरेज सैलरी अगर 9000 रुपए का बनता है, बराबर, तो साल भर का 90 लाख का सैलरी रीजनेबल इतना बनना चाहिए। अगर नहीं बना, वेरिएशन दिखा तो मुझे चेक करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड बच्चों रीजनेबलनेस टेस्ट, है ना। तो इसमें हम लोग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को लेते हैं। तो मेरे एग्जांपल में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नॉन फाइनेंशियल डेटा हो गए, पर एम्प्लॉय का सैलरी फाइनेंशियल डेटा हो गया, ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडरेशन। एक एग्जांपल इन्होंने भी लिया, फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेंसी रेट टू एस्टिमेट रेंटल इनकम, कि भाई मेरे पास में मेरी बिल्डिंग के अंदर बच्चों 100 शॉप्स हैं, हर एक शॉप का ऑन एन एवरेज 7,500 रुपया किराया आ जाता है, और दुकानें जो है वो करीब करीब साल भर भरी हुई है, खाली कोई बीच में हुई नहीं है। बाई चांस खाली हो भी जाए तो हद से हद 10% का वेरिएशन दे सकता है कि भाई कोई एक शॉप खाली हो गई कुछ महीनों के लिए, ठीक है। तो 7,500 है, 2 महीने का मैंने किया बच्चों, तो लगभग 7.5 लाख रुपए का रेंट आना चाहिए। अगर मैं इसमें से 10% मान लीजिए लेस भी कर देता हूँ कि भाई 10% कोई शॉप वॉप खाली रह गई होगी, तो ठीक है, 7.5 लाख में से मैंने 7,500 रुपए लेस कर दिए, बचा उतना मेरा रेंटल इनकम मुझे शो होना चाहिए, रीजनेबल है। अब उसके आसपास अमाउंट दिख जाता है कि मैंने जो 7,500 लिया बच्चों, ये भी एवरेज अमाउंट लिया, तो उसके आसपास अगर मुझे दिख रहा है तो मुझे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मुझे अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। या इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपने अमाउंट निकाल लिया, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इतना मेरे पास मान लीजिए ओवरड्राफ्ट है उस पर, या इतना मेरे पास में कुछ भी लोन है उस पर इतना इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर के हिसाब से मैं चेक कर सकता हूँ कि लोन इतना होना चाहिए, समझ रहे हैं आप बात को, बराबर। या इतना डिविडेंड मिला उसके हिसाब से मैं चेक कर सकता हूँ कि इतने इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। अरे मैथमेटिकल फॉर्मूला तुम करते हो ना कि मैं तुमको इंटरेस्ट का रेट दे दूं और इंटरेस्ट के अमाउंट दे दूं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना निकाल लोगे, बस वही चीज यहाँ पे हो रही है। दिस इज कॉल्ड रीजनेबलनेस टेस्ट, और ये ज्यादा बेटर रहते हैं बच्चों इनकम स्टेटमेंट वाली चीज के ऊपर। These tests are generally more applicable to income statement account, certain accrual और प्री पेमेंट अकाउंट्स के ऊपर भी, कि भाई इतना सैलरी होना चाहिए। अब उतना सैलरी नहीं है, मतलब सर इतना ज्यादा क्यों आया, तो पता लगा सब ये कुछ सैलरी एडवांस पे कर दिया गया था, तो वो सब चीजें अपने को पता लग जाएंगी, इससे अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। अब बच्चों आखिरी पॉइंट जो इसके अंदर आपको दे रखा है, आपके लिए काफी अच्छा वर्ड है, इसको समझ के जाइएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। सर इसमें क्या होता है? A modeling tool construct a statistical model from financial and non-financial data of prior accounting period to predict current account balance। बच्चों सुनना, ये एक मॉडलिंग टूल हो गया, स्टैटिस्टिकल टूल है, जिसमें हम प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग बैलेंसेस को लेते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं करंट का बैलेंस।
तो सर इसमें क्या नया है सर, पुराने के बेस पे करंट का प्रिडिक्ट तो हम करते ही हैं। थोड़ा सा इसको समझना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको एक पॉइंट समझ में आ जाए कि इसमें करते क्या है। तो सुनना, सपोज करो कि हमारी एंटिटी ने हमारी एंटिटी ने जो काम किया, तो अच्छा इसमें जनरली क्या होता है बच्चों, एक और चीज आपको बताता हूँ। कई बार इसमें मतलब ये प्योरली प्रिडिक्शन के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे अपना डॉक्टर होता है ना, कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपका टेस्ट किए बगैर आपको बता देता है कि आपके बीमारी है, क्योंकि उसका पिछले बार के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि हाँ आपके आंखें थोड़ा सा येलोइश दिख रही है, थोड़ा सा नाखून भी येलोइश दिख रहे हैं, बॉडी में कमजोरी, हेमोग्लोबिन की कमी है, आप टेस्ट करा लो तब भी वही आएगा, क्योंकि पिछले साल के बेस पे, रिपोर्ट्स के बेस पे आप क्योंकि उसके रेगुलर पेशेंट है तो उसको पता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे है, पिछले साल पर ही हम करंट ईयर के चीजों को अप्लाई करके एक प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं और उसको कंपेयर कर लेते हैं। सर कैसे हुआ बताओ, बताता हूं आपको। सपोज करो पिछले साल हमारी एंटिटी ने लगभग जो काम किया वो 50% कैपेसिटी ऑफ मशीनरी से काम किया था। बच्चों सुनना, पिछले साल 50% से किया था और उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर वगैरह हुए जो कुछ हुए। इस साल हमारी एंटिटी ने बच्चों 70% कैपेसिटी से काम किया है, तो वेरिएशन आ गया। तो हम क्या सोचते हैं कि अगर पिछले साल भी 70% की कैपेसिटी से ही काम किया होता तो क्या इनकम बनती, तो क्या एक्सपेंडिचर बनते, कितना प्रोडक्शन होता। बच्चों समझ में आया भाई? 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेस पे सारे एक्सपेंडिचर इनकम हमको देके रखे हैं, लेकिन इस बार तो 70% हुआ है, तो कंपैरिजन का बेस तो बन ही नहीं रहा है। पिछली बार 50 था, इस बार 70 है, बराबर इक्वल लेवल पे लाना पड़ेगा। तो इक्वल पर लाने के लिए मैं अगर ये मानूं कि पिछले साल अगर 70 रहा होता आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 50 पे अगर 10,000 का खर्चा आया है तो 70 पे कितना आता, समझ रहे हैं? तो वो एक कंपैरिजन में निकाल दूंगा। मैं ये मान लूंगा कि पिछले साल 50 की जगह पे अगर 70% पे ही काम हुआ होता तो कितना एक्सपेंडिचर होता, कितना इनकम आता, वो मेरा एक प्रेडिक्शन निकल जाएगा। उसको मैं करंट ईयर से कंपैरिजन करके वेरिएशंस पता लगा लूंगा बच्चों कि कहाँ क्या दिक्कत है, अपने को ध्यान रखना है। हाँ, ये लिखा भी यही है कि आपको क्या करना है, डेट ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड टू प्रिडिक्ट द करंट अकाउंटिंग बैलेंसेस। लेकिन इसमें चूंकि लीनियर रिग्रेशन बोल दिया है तो डायरेक्ट और लेवल एक जैसा नहीं है, तो पहले मुझे एक जैसे लेवल पर लाना पड़ेगा। सर मान लो पिछले साल 80 पर 70 होता, इस बार 50 की कैपेसिटी पे होता, सेम काम करता बच्चों में कि इस बार अगर 50 है तो मैं मान के चलता पिछले साल अगर 50 रहा होता तो कितना एक्सपेंडिचर और इनकम रहा होता। तो वो तो एक्चुअल है अपने पास में, उस हिसाब से मैं करंट ईयर का प्रेडिक्शन कर लेता। ये आपको इसमें ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से क्या कहते हो, बहुत सिंपल पॉइंट हो गया। तो यहाँ आकर के हमारा एक बड़ा पॉइंट बच्चों खत्म हो गया। दो बहुत जबरदस्त वाले पॉइंट खत्म कर लिए हम लोगों ने। अरे एग्जाम पर्पज से सुपर हिट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से इनको पढ़ करके जाना बच्चों। फैक्टर्स अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कितना है, डिसएग्रीगेशन कितना है, अकाउंट टाइप कितना है, सोर्स कितना है, प्रेडिक्टेबल कितना है। बराबर, तुम चाहो तो कोई मेमोरी टेक्निक बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसका इनहेरेंट रिस्क व्हाट कैन गो रॉन्ग, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, टेक्निक्स की बात कर ली बच्चों, ट्रेन एनालिसिस हो गया, करंट ईयर को पिछले साल से कंपेयर करो। ओके सर, रेशियो एनालिसिस, पहले रेशियोज निकाल लो फिर कंपेयर कर लो, सिमिलर इंडस्ट्री है पिछले साल से। रीजनेबलनेस टेस्ट में क्या करें, करंट ईयर में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा का कंपैरिजन करके जो अमाउंट निकालोगे वो सब रीजनेबलनेस टेस्ट में आएगा। और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में करंट ईयर की कंडीशंस को प्रीवियस ईयर की कंडीशंस पर अप्लाई कर दो और फिर क्या प्रेडिक्शन निकल करके आता है वो कंपैरिजन कर लो बच्चे लोगों। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बोलो 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 सब लोग, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। और अगला पॉइंट हमारे सामने क्या दिख रहा है, सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शंस। क्या बात है भाई, यहां इन्होंने आपको थोड़ा सा सुटेबिलिटी और बता दिया भाई कि क्या लगता है कि जो असर्शंस, बच्चों असर्शंस का मतलब क्या होता है सबको पता है। मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिया, इवन जो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सब की सब आपकी असर्शन ही है, सबको पता है। सब की सब क्या है बच्चे लोगों, सब की सब असर्शन के अंदर जा रही है, अपने को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं कि क्या सुटेबिलिटी रहेगी गिवन असर्शंस के अंदर, किस तरीके से काम होगा, हम लोग चेक कर लेते हैं। टोटल बच्चों इसमें आप लोगों को दे रखे हैं 5 पॉइंट्स, फिर हमारे इजी पॉइंट्स आ जाएंगे, डेटा कितना रिलायबल है, फिर इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सब अपन करने वाले हैं। आइए जी, तो क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन ऑडिटर असेसमेंट।
The suitability of particular analytical procedure will depend on the auditor assessment, how effective it will be detecting a misstatement that individually or aggregate with other misstatement may cause the financial statement to be materially misstated. सर इतना सिंपल करो ना सर, थोड़ा सा लो सिंपल ले लो भाई। बच्चों एक तरह से इन्होंने ये आपको कह दिया कि बताइए कि कैसे डिसाइड होगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर यहाँ पे सुटेबल है कि नहीं है। हालांकि हमने फैक्टर्स तो पढ़ लिए थे, फैक्टर से भी पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट और है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले नंबर पर बच्चों आया कि ऑडिटर को क्या लगता है कि मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में कितना ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा एनालिटिकल प्रोसीजर, वेदर इंडिविजुअल फ्रॉड है, मिस स्टेटमेंट है या एग्रीगेट होकर के है। तो पहला पॉइंट बच्चों यहां से मेन लाइन उठा लेना, द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोसीजर विल डिपेंड अपॉन कि भाई कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, डिपेंड करता है। यहां पे अपनी मेन लाइन आगे बच्चों, ऑडिटर असेसमेंट हाउ इफेक्टिव इट विल बी डिटेक्टिंग अ मिस स्टेटमेंट। चलेगा, इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, अरे इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, आगे पूरा बोल दिया इंडिविजुअली और एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट मे कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड हो रहा है, वो तो एक ही घुमा फिरा करके बात है। मेनली चीज ऑडिटर का असेसमेंट क्या कहता है, हाउ इफेक्टिव इट विल बी डिटेक्टिंग इन मिस स्टेटमेंट, बराबर से। तो शॉर्ट कर लेना, हाउ इफेक्टिव इट विल बी, एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी डिटेक्टिंग अ मिस स्टेटमेंट, ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर, इफेक्टिव इन एन अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल। ओहो ये क्या भाई, इन सम केसेस इवन एन अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल मे बी इफेक्टिव एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये क्या होता है, आपको कुछ समझ ही नहीं आया? अभी एग्जांपल देखो आपको सब समझ आएगा। If an entity has a known number of employee at fixed rate to pay throughout the period, बच्चों देखना अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही वाला वापस घुमा फिरा के आया है, ठीक है। मतलब कुछ चीजें ऐसी है बच्चों जो अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब चीजें वो जिनका प्रिडिक्ट किया जा सकता है, प्रिडिक्टिव मॉडल के ऊपर होती है, उन्हीं को कहते हैं बच्चों, जिनका बहुत आराम से आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो, जिनके ऊपर चीजों का इफेक्ट बहुत कम होता है। और एग्जाम्पल मेरा अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, इफ एन एंटिटी इज अ नोन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वे 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, सैलरी भी थ्रू आउट द पीरियड उनका फिक्स रहता है, मैंने आपको बोला 9000 रहता है मान लो। इट मे बी पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू यूज दिस डेटा टू एस्टिमेट द टोटल पेरोल कॉस्ट फॉर ए ओवर ऑफ पीरियड, यही बताया था मैंने आपको, है ना, विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, thereby providing audit evidences for a significant item in the financial statement। और हमको बच्चे टेस्ट ऑफ डिटेल में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरा जो अमाउंट आया 90 लाख रुपए का, अगर उसके आसपास ही अमाउंट दिख रहा है तो मैं मान करके चलूंगा भाई सब कुछ ठीक ही है, बराबर। मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल पे नहीं जाना पड़ेगा, मैं सैम्पलिंग बेस पे कुछ चीजों को चेक कर लूंगा, लेकिन ज्यादा वेरिएशन दिखा तो मुझे जाना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहला यही, मतलब पहला नंबर तो ऑडिटर का खुद का असेसमेंट क्या कहता है कि कितना इफेक्टिव है ये डिटेक्ट करने के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर प्रेडिक्टिव मॉडल मेरा काम करता है कि नहीं करता है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा, चीजें प्रेडिक्टेबल है भी कि नहीं है। तो घुमा फिरा के पॉइंट वही है, एग्जाम्पल पे फोकस करना। डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट ऑब्वियस है एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग, अब अलग अलग तरह के जो प्रोसीजर है वो आपको अलग अलग तरह का एश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। कैसे है, क्या है, आओ चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेडिक्शन ऑफ टोटल रेंटल इनकम ऑन अ बिल्डिंग divided into apartment, बच्चों समझना, the prediction of total rental income on building divided into apartments, ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह हो गया। taking the rental rates, the number of apartment and vacancy rate into consideration can provide persuasive evidences and may eliminate the need of further verification by means of test or detail, आपको नहीं करना पड़ेगा, provided the element are appropriately verified, ठीक है। In contrast, calculation and comparison of gross margin percentage as a means of confirming revenue figure may provide less persuasive evidence, but may provide useful corroboration, मतलब ये होता है supportive evidences if used in combination with the other audit procedure। बच्चों समझो, सर हमारे ऊपर से गया, बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। सुनना, अब बच्चों अलग अलग तरह के एनालिटिकल प्रोसीजर हमको अलग अलग तरह के ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसा मैंने आपको कहा, हमारा कोई बिल्डिंग है जिससे हमको रेंटल इनकम होती है। अब मुझे टोटल रेंटल इनकम का एक प्रेडिक्शन निकालना है कि टोटल रेंटल इनकम कितना हुआ है। तो अभी प्रेडिक्शन कैसे निकालूं मैं? हमने कहा कि भाई
रेंटल रेट कितनी है, बट ऑब्वियस है कि भाई आपके पास नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने बच्चों, अपार्टमेंट का नंबर कितना है, फिर आपका हाउस का रेट कितना है हमको वो बता दीजिए, फिर वैकेंसी खाली कितना रहता है बराबर से, ये हमने देख लिया। और बच्चों ये सब के हिसाब से हमने एक रेंटल इनकम निकाल दिया जो ज्यादा एकदम सेटिंग निकल जाएगा, समझ रहे हैं, एकदम क्लियर कट निकल करके आ जाएगा, ये बहुत कुछ एकदम आसपास आएगा और इससे हमको टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं करना पड़ेगा, यही ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही है सेम। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट समझना, इन कॉन्ट्रास्ट कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एज अ मींस ऑफ कंफर्मिंग अ रेवेन्यू फिगर। अब सर ये क्या है बच्चे लोगों, कई बार जैसा मैंने कहा कि मैं रेशियो में मैंने निकाला, फॉर एग्जांपल मैंने जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 करके मान लीजिए कोई रेशियो निकाला, इतना मेरा जीपी रेशियो, उसको मैंने कंपैरिजन किया, लेकिन जीपी रेशियो उतना ज्यादा सुटेबल रिजल्ट मुझे नहीं दे पाएगा जब मैं पिछले साल से कंपेयर करूंगा या सिमिलर इंडस्ट्री से करूंगा, जितना ज्यादा बेटर एविडेंस मुझे ऊपर वाला दे पा रहा था। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर तो ये भी है और एनालिटिकल प्रोसीजर ये भी है, दोनों एनालिटिकल प्रोसीजर है बच्चों, लेकिन हो सकता है एक एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे ज्यादा बढ़िया एश्योरेंस दे पा रहा है लेकिन दूसरा ज्यादा बढ़िया नहीं दे पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यूजफुल नहीं है, वो कॉर्पोरेशन का मतलब सपोर्टिव एविडेंस की तरह से काम कर जाएगा, बाकी तो मैं साथ में टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह लगाऊंगा इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑडिट एविडेंसेस। तो हम सिर्फ आपको इतना कहना चाहते हैं कि बच्चों हर जगह पे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज नहीं आएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर है, दो ट्रांजैक्शन के ऊपर मैंने अलग अलग लगाया, यहाँ पे एक अलग लगाया, यहाँ पे अलग लगाया, हो सकता है ये वाला एकदम बढ़िया सूटेबल रह जाए, ये वाला उतना सूटेबल नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि यूजफुलनेस है, इसके साथ हमको अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, अदर वाले ऑडिट प्रोसीजर, तो ये भी ज्यादा हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकता है। तो बस ये यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि डिपेंड करेगा चीजों के ऊपर, डिफरेंट वाले जो है वो अलग अलग तरह का एश्योरेंस देते हैं। तो सेकंड वाले में इन्होंने यही समझाने की कोशिश की है बच्चों कि जहां पे आप ग्रॉस मार्जिन का कंपैरिजन करते हो तो वो कई बार एनालिटिकल प्रोसीजर से हो सकता है सूटेबल नहीं हो। कैसे, चलो आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा। होता क्या है बच्चे लोगों कि एक एंटिटी का हम लोग ऑडिट करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब उस एंटिटी में क्या हो रहा है बच्चों, जैसे 2 साल का कंपैरिजन मैं करूं, फॉर एग्जांपल 90-20 और एक साल ले लेते बच्चों 18-19, ठीक है। अब 18-19 के अंदर बच्चों लगभग मान लो 5 लाख का सेल था, 5 लाख का सेल था, और इस बार भी बच्चों 5 लाख का ही सेल है, सेम है, ठीक है। कॉस्ट में कहीं पर कोई चेंज नहीं हुआ है बच्चों, कॉस्ट में कहीं पे कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले साल हमने करीब करीब मान लो 50,000 का प्रॉफिट इस पर कमा लिया था, इस बार भी सेल 5 लाख की बच्चों, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 20,000 का ही है। अब रेशियो, अब हमारा माइंडसेट कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया हमने, पिछले साल से कंपेयर किया, हमने कहा भाई जब ये सेम है तो ये फर्क कैसे आया, तो पता लगा सब कॉस्ट ऑफ सेल्स फर्क हो गई, नहीं हुआ बच्चों, रॉ मटेरियल सेम है। क्या सेलिंग प्राइस कम कर दी, नहीं, सेलिंग प्राइस भी सेम टू सेम रखी, तो कॉस्ट में फर्क पड़ा नहीं, सेलिंग प्राइस सेम टू सेम है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया बच्चे लोगों। चेक करने पर पता लगा कि सेल्स मिक्स चेंज हो गया था। सर सेल्स मिक्स का मतलब क्या हुआ, पिछली बार हमारे वो सेल तो 5 लाख की थी, लेकिन वो आइटम ज्यादा बिके थे जिनपे प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज्यादा था, है ना। इस बार भी सेल बहुत हुई है, लेकिन वो आइटम ज्यादा बिके बच्चों जिनमें प्रॉफिट का मार्जिन हमारा जो है वो बहुत ज्यादा कम था, इसीलिए हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गया या हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो कहने का मतलब है बच्चों, ऐसी जगह पे एनालिटिकल प्रोसीजर का कंपैरिजन में मजा नहीं आएगा, आप तो कंपेयर करके फटाफट से कह दोगे अरे इतना गड़बड़ है यहाँ पे, तो अब आपको साथ में टेस्ट ऑफ डिटेल तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं पर एग्जैक्ट आपका प्रेडिक्शन काम कर जाएगा। तो वही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पे एनालिटिकल प्रोसीजर ही है, लेकिन अलग अलग प्रोसीजर जो है वो कई बार आपको अलग अलग असर्शंस दे सकता है, अलग अलग एश्योरेंस दे सकता है, कि अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, देखो नेचर ऑफ द असर्शन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर से हमारा वही पॉइंट है बच्चों पुराना वाला, द डिटर्मिनेशन ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर इन्फ्लुएंस बाय द नेचर ऑफ असर्शन, बच्चों अपन पहले ही पढ़ चुके हैं।
इनकम स्टेटमेंट पर ये ज्यादा काम में आता है, जबकि बैलेंसेस के ऊपर कम काम में आता है। दूसरा चीज बच्चों ROMMS पर डिपेंड करता है, यानी वही हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये आप शुरू से जानते हो। अगर मान लीजिए कंट्रोल ओवर सेल ऑर्डर प्रोसीडिंग्स आर वीक, अगर सेल्स पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा ऑन टेस्ट ऑफ डिटेल रेदर देन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर असर्शन रिलेटेड टू रिसीवेबल। तो आज अगर जैसे मुझे डेटर चेक करना है बच्चों, डेटर चेक करना है, तो मेरे पास डेटर चेक करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मेरे पास में है कि या तो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दूं, या मैं बच्चों टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब सारी डिटेल के अंदर सारे वाउचर्स चेक करूं। तो सवाल खड़ा हुआ क्या करूं, तो इसलिए मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि हम जाते ही सबसे पहले ICS चेक करते हैं। हमको पता लगा कि यार इनका ICS तो बहुत कमजोर है। कमजोर है मतलब प्रिडिक्शन वाला काम करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, रिस्क बढ़ जाएगी। ज्यादा बेटर है कि मैं टेस्ट ऑफ डिटेल कर लूं। यही अगर इनका मुझे पता लगता है कि ICS बहुत मजबूत है, एकदम सारी चीजों में कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो ठीक है ना, तो फिर मुझे डेटर के लिए सारे चेक करने की जगह पे मैं सीधा सीधा से क्या कर दूं बच्चों, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दूं मैं, और उसके हिसाब से मैं चीजों को चेक कर लूं। तो डिपेंड करेगा आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना मजबूत है। याद करो मैंने कल की क्लास से बोला था, NTE डिपेंड करता है एक एक प्रोसीजर के ऊपर। ICA के को चेक करने से, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल TOC चेक करने से हमको NT पता लग जाता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर और TOD कितना यूज करना है। और एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने से कई बार प्लानिंग स्टेज पे आप कर लेते हैं तो पता लग जाता है कि NT हमारा कितना रहेगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स का, ये आप लोग ध्यान रखोगे। नाउ सुटेबल विद टेस्ट ऑफ डिटेल, ये ऊपर वाले पॉइंट की तरह हो गया, या तो था कि वो ज्यादा ठीक है। पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में आल्सो बी कंसीडर्ड सुटेबल, अगर साथ में टेस्ट ऑफ डिटेल आकर के जुड़ जाए उसके, ये ऊपर वाले में अपन कर चुके हैं बच्चों। जहां पे हमारे पास एक ग्रॉस मार्जिन वगैरह का देखना था तो ज्यादा सुटेबल है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देके रखा है, आओ एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। When obtaining audit evidences regarding the valuation assertion for account receivable balances, the auditor may apply analytical on an aging of customer account in addition to performing test of detail on subsequent cash receipt to determine the collectively the receivable। सर ये क्या चीज है बताता हूं आपको मैं। हाँ जी, तो when audit evidences regarding the valuation of assertion of account receivable, अच्छा वही डेटर की बात होगी, तो ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता है एजिंग कस्टमर्स के लिए। सर एजिंग के लिए बच्चों, एजिंग मतलब वो हो गया जो पुराने हो गए कस्टमर्स, जिनका पैसा अभी तक नहीं आया, काफी टाइम से जिनका बैलेंस बन रहा है, तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हो सकता है टीमिंग एंड लीडिंग हो रही हो, आप लोग जानते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने कहा यहाँ पे एजिंग के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब पिछले सालों के बैलेंसेस में इतना पैसा अगर वेंडेड होता था या इतना पैसा पड़ा था, इस बार कितना है, या वो ही अकाउंट वापस आगे जाकर के फॉरवर्ड हो रहा है क्या, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। लेकिन साथ में हम लोग बच्चों टेस्ट ऑफ डिटेल भी करेंगे। सर टेस्ट ऑफ डिटेल कैसे, एक बार अंदाजा निकाल लिया, अंदाजा ये निकालने के बाद, एस्टिमेट निकालने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि कितना कैश रिसीव बाद में जाके हुआ, उससे डेटर का बैलेंस मैच कर जाएगा, है ना। ये अपने को बच्चों ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब कई जगह पे हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर का कॉम्बिनेशन भी काम में लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो बच्चों दोनों के दोनों सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स आपके यहाँ आकर के ये भी खत्म हो गए बच्चों। सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शंस, पहला डिपेंड ऑन ऑडिटर असेसमेंट, दूसरा नंबर इफेक्टिवनेस है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे अलग अलग एनालिटिकल प्रोसीजर का अलग अलग इफेक्टिवनेस हो सकता है, चौथे नंबर के ऊपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना मजबूत है, और टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ आप इसको कंबाइन करके भी कर सकते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आपका एक और पॉइंट यहाँ आकर के बच्चे लोगों हो जाएगा खत्म। चलिए जी, एक पॉइंट बच्चों आज के लिए अपन और ले लेते हैं। आज के लिए एक पॉइंट हमारा और हो जाता है, इट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। सर ये क्या चीज है? अब बच्चों ये तो इंफॉर्मेशन इतना सिंपल है कि आप सब लोगों को पहले से आता है। द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट, फॉलोइंग आर रिलेवेंट व्हेन, जब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो डेटा हमारे पास में आया, जो अपने शुरू में पढ़ा था फैक्टर्स के अंदर, वो रिलायबल भी है, रिलायबल नहीं है, तो उसके कुछ फैक्टर्स हमारे लिए काम करते हैं, और ये फैक्टर्स आप लोग जानते भी हो। सबसे पहला बच्चों सोर्स क्या है, और इतना इजी है पॉइंट तो आप लोगों को पहले से आता है, एविडेंस में आप पढ़ चुके हो। इनसाइड सोर्स है कि आउटसाइड सोर्स है, तो डेटा आ रहे हैं वो अगर इनसाइडर सोर्स पे आ रहे हैं तो ज्यादा भरोसेमंद नहीं होंगे, लेकिन आउटसाइड से अगर आ रहे हैं तो ज्यादा रिलायबल होंगे, आप लोग सब जानते हो। सेकंड नंबर बच्चों
compatibility of the information available. For example, broad industry data may need not to be supplemented to be comparable to that of an entity that produce and sales of specified product. चलो सर, अगला बच्चों, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या जो कंपेयर कर सको, तभी उस पर भरोसा करो, है ना। आज सोचिए ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा है, may need to be supplemented to be comparable, ताकि मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अब सोचो बच्चों, एक एंटिटी है वो 10 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, वो 10 प्रोडक्ट बना रही है बच्चों, और हमारी एंटिटी उन 10 से सिमिलर में खाली 2 ही प्रोडक्ट बनाती है ना। अब आप उनके 10 के जो भी ट्रांजेक्शन या जो फिगर्स, जो डेटाज आपको मिल रहे हैं, आप उसको कंपेयर इससे कर रहे हो, तो कैसे बैठेगा, वो रिलायबल कैसे होगा? क्योंकि वो 10 आइटम बना रही है, आप खाली उसमें से 2 आइटम बना रहे हो, तो सिमिलर फुटेज पे तो हो ही नहीं। तो सर सिमिलर कैसे? वो जो इंडस्ट्री के 10 है उनमें से जो हमारे वाले मैन्युफैक्चरिंग के 2 आइटम है उनको पहले अलग करिए, फिर उसको कंपेयर करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा बराबर से। तो हम बराबर कंपेरिजन, वो कहते हैं ना भाई कि कंपेरिजन बराबरी तो लाओ बराबर से, तुम्हारे इधर 10 लोग हैं तो मेरे इधर भी 10 लोग होने चाहिए, तो मुकाबला बराबर का होगा, फिर अपन लड़ेंगे आपस के अंदर। तो सेम चीज है, अब वो एंटिटी 10 प्रोडक्ट बनाती है अपने अलग अलग तरह के, आप खाली 2 प्रोडक्ट ही बनाते हो। अब आप उनके 10 के डेटा को लेकर के इसके 2 के डेटा से अगर कंपेयर करोगे तो ये रिलायबल कैसे होंगे? तो तरीका क्या है, वो जो 2 आइटम हम बनाते हैं उनके उन 2 आइटम्स के सारे फिगर्स को आप उठाओ, डेटा को उठाओ, फिर हमारे साथ में कंपेयर करोगे तो कुछ पता लगेगा कि आपको ध्यान में रखना है बराबर से। सिंपल पॉइंट है ये भी। तो रिलायबल का कैसे पता लगे? एक तो सोर्स क्या है, कंपेयर कितना कर सकते हैं, नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अगेन वही, रिलेवेंसी कितनी है, नेचर क्या है। अगर बजट है एस्टैब्लिश, मतलब सुनना, हम लोगों ने कहा कि एंटिटी खुद भी तो एक्सपेक्टेशन निकालती है, बजट निकालती है, और उस बजट से आप कंपेयर करते हो। अब वो बजट रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक है? सोचो बजट रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक है? अनरियलिस्टिक है तो कंपैरिजन करना ही बेकार है, भरोसा ही नहीं करना चाहिए उस पर। देखो मेरे साथ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर बजट एस्टैब्लिश होता है एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रेदर देन अ गोल टू बी अचीव। बच्चों, बजट पे तभी भरोसा किया जा सकता है जब वो एक्सपेक्टेशन पे हो, रिजल्ट, ये रिजल्ट इस साल का निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपका गोल है, सुनना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा मेरे एग्जाम्पल से। बच्चे लोगों, हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा फाइनल गोल है कि हम, जैसे कोई एंटिटी है वो अभी नई एस्टैब्लिश हुई है, वो 10 साल बाद बच्चों, आफ्टर 10 ईयर, अपने आप को एक पोजीशन पर रखती है कि हम कम से कम 1000 करोड़ का टर्नओवर कर लेंगे। 1000 करोड़ का टर्नओवर करके, अभी कंपनी जो है वो सिर्फ 50 करोड़ के टर्नओवर पर है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो बजट आप बनाओगे वो अभी भी जो आपके ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे उसके रिजल्ट के बेस पे बनाओगे, या 1000 करोड़ के टर्नओवर के बेस पे आपका बजट बनेगा? अगर 1000 करोड़ के बेस पे आप अपना टर्नओवर का बजट बना रहे हो, तो और उससे आप करंट को अगर कंपैरिजन करते हो, जबकि अभी तो खाली 50 करोड़ तक आप पहुंचे हो, तो भैया कैसे कंपैरिजन बैठेगा? आपका सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो ये वैसी बात हो गई कि एक सीए इंटर का स्टूडेंट जो है वो अपने आप को किससे कंपेयर करे? दूसरे सीए इंटर के, या जो अभी पास आउट हुआ है ना, जो अभी पास आउट हुआ है उससे कंपैरिजन कर लो कि यार वो इस सेकंड में पास हुआ है, वो 6 घंटे पढ़ता था, मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, उसने यहाँ से पढ़ा, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। तब तो समझ में आता है यार उसकी भी घर की सिचुएशन वैसी है जैसी मेरी है ना। वो भी स्कूल में इतने नंबर लाता था, मैं भी उतने नंबर लाता था, तो इसके मतलब हम एक फुटेज के ऊपर है, तो मैं रिलायबल है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन। अब तुमने किस पर भरोसा कर लिया? एक्सेप्शनल बंदे के ऊपर। तुम अपने आप को समझते हो डेलॉइट की जगह पे, या कोई भी बिग फोर समझ लो, या कोई भी बड़े चार्टेड अकाउंटेंट की जगह पे अपने आप को समझ के, अब उससे अपने आप को कंपेयर अगर कर रहे हो तो भाई वो तो तुम्हारा फाइनल गोल है ना। उससे अभी अपने आप को कंपेयर करके चलोगे तो काम कैसे बनने वाला है भाई। तो इसीलिए अपने को रियलिस्टिक चीजें अगर होंगी, अनरियलिस्टिक से अगर कंपैरिजन करोगे तो कैसे काम चलने वाला है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाले हो। नाउ फोर्थ क्या कहता है? कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन है वो उस पर कंट्रोल किसका है? अगर डायरेक्ट हमारे पास में आ रही है बच्चों फिर से तब तो ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली आ रही है तो फिर तो ऊपर वाले की तरह बात हो गया, सोर्सेस की तरह से ही। कंट्रोल ओवर द डाटा डिजाइन टू एंश्योर इट्स कंप्लीटनेस। बच्चों, अगर जो इंफॉर्मेशन आ रही है अगर उसको कंट्रोल से बनाया जा रहा है, अच्छा कंट्रोल उसके ऊपर है, तो हम उसकी कंप्लीटनेस पर, एक्यूरेसी पर, उसकी वैलिडिटी पे भरोसा कर सकते हैं, है ना। वही हो गया बच्चों, जैसे बजट है वो कौन प्रिपेयर करता है, कौन रिव्यू करता है, और मेंटेन कौन करता है, उस पर कंट्रोल किसका है?
तो अगर इंफॉर्मेशन देने वाले के ऊपर अगर कंट्रोल अच्छा है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल अच्छा है, तो इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट आ रही है, एक्यूरेट आ रही है और वैलिड आ रही है। तो मैं बहुत आराम से उसको कंपेयर कर पाऊंगा। और अगर वो इंफॉर्मेशन ही मेरे पास सही नहीं है, अगर इफेक्टिव नहीं है, तो मैं मतलब ही नहीं रहेगा मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर का। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिए यहाँ पे। डेटा की रिलायबिलिटी के लिए क्या पॉइंट उठाऊं? सोर्सेस नंबर 1 पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे बच्चों सीधा सीधा सा हमारा क्या हो गया, कंपेयर में कितना कर सकता हूं वहां पे। तीसरे नंबर पे मेरा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गया कि इंफॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल हो रही है वो रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है। और चौथे नंबर के ऊपर कंट्रोल कितना है बच्चे लोगों, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं बच्चों? शॉर्ट में अगर इसको बनाना चाहें तो क्या बन सकता है ये, जैसे भी आप बनाना चाहें 3 वर्ड आप इसमें उठा सकते हैं। एक तो हमारा वर्ड हो जाएगा एस, एक हो जाएगा सी और एक हो जाएगा एन। सी में हमारे 2 पॉइंट आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एस सी एन बराबर से। अब इसको आप जो भी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें आप कर लें। एस से हमारा हो गया सोर्सेस क्या है इंफॉर्मेशन का, सी से हमारे 2 पॉइंट बनेंगे, कंपेबिलिटी कितनी है और कंट्रोल कितना है, और एन से बच्चों नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास में ही है। तो ये आप लोग इस तरीके से इसको बहुत आराम से बना करके कर सकते हैं, एस सी एन, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा काम बच्चों। थोड़ा ही हमारा चैप्टर बचा हुआ है, लेकिन एक साथ नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि इतने पॉइंट्स को आप जबरदस्त तरीके से तैयार कर लें। वेदर आपके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स के बाद में टेक्निक्स तो बहुत पॉपुलर है, इनमें से किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, सब पे आ सकता है। ट्रेन हो गया, रेशियो हो गया, रीजनेबलनेस टेस्ट हो गया और आपका स्ट्रक्चर मॉडलिंग हो गया। और देन सुटेबिलिटी कितना रहेगा वो भी हमने कर लिया, ठीक है। किस जगह पे कौन सा सुटेबल रहेगा और रिलायबिलिटी किस तरीके से बन करके आएगी, वो सारे पॉइंट्स पे भी हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है बच्चे लोगों। तो आज के लिए इतना आप लोगों को जरूर 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 से कर लेना है। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे के हमारे पॉइंट्स पर, ठीक है। लास्ट पॉइंट कल खत्म कर देंगे चैप्टर को हम लोग। इतना आज के लिए आप लोग कर लीजिए।